हूँ कविता उपाध्याय, आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। रामकिशोर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, जिला शाहदरा भाजपा से जिला अध्यक्ष हैं। आज इंतजार खत्म हुआ क्योंकि रोटेशन के बाद ये पहला इंटरव्यू है जब जिला अध्यक्ष जी सीधा संवाद करेंगे जनता से। उन कार्यकर्ताओं के लिए भी ये हर्ष की बात होगी कि क्या कहना चाहते हैं। आज ये सब जनता के बीच में बात मुद्दे लेकर के आएंगे। निगम चुनाव 2022 को लेकर के चर्चा करेंगे इनसे। किस तरह से केजरीवाल जी को घेरा जा रहा है, इनके द्वारा लगातार प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं, जुलूस चल रहे हैं, मशाल जुलूस चल रहा है। आइए सब पर चर्चा करेंगे। निगम चुनाव कैसे जिताएंगे 19 वार्ड्स में, इस पर चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रामकिशोर जी। नमस्कार कविता जी। सर, अक्सर आपसे बात होती है और आप खुलकर के बात करते हैं। हम निगम चुनाव को लेकर के बात करेंगे, आपके 19 वार्ड पर बात करेंगे जिसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। इस बार किस तरह से आप लेकर के चलेंगे, क्योंकि जनता में एक मैसेज जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार निगम में आ रही है, एक चांस एमसीडी में केजरीवाल को मिलने वाला है। सच बात यह है कि निगम चुनाव 2022 निश्चित रूप से पूरी दिल्ली की नज़र इस चुनाव पर है, क्योंकि इस चुनाव को हम ये मान लेते हैं कि पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटें जीती और विधानसभा चुनाव में केजरीवाल जी ने 62 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। तो एक एक मैच जीतकर 3 मैचों की सीरीज में अब ये फाइनल और ये निर्णायक चुनाव होगा कि दिल्ली किसके पास जाएगी जी। अब केजरीवाल जी भी निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं से पूरा प्रचार करवा रहे हैं। होर्डिंग, बैनर आप रोड पर देखती होंगी कि बहुत ज़्यादा तादाद में मेला लगा हुआ है, वो लगवा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि केजरीवाल जी इस चुनाव को जीतने के बाद दिल्ली में जिस तरह से उनकी कार्यशैली हुई है, अभी जनता को ये लगने लगा है कि ये हर बार कोई ना कोई फ्री का मुद्दा लाके, कोई ना कोई फ्री की आकर्षक भेंट दे के और ये चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन दिल्ली में इन्होंने किया क्या है, लोगों को समझ आ रहा है। अभी आपने कहा हम कैसे जीतेंगे, कैसे जिताएंगे। आज आपको भी पता है कि किसी ज़माने में कम्युनिस्टों के पास कैडर पार्टी होती थी, कैडर कार्यकर्ता होते थे। आज हमको इस पर गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता बेस है, कैडर बेस है। हम 24/7 काम करते हैं। हमारा संगठन साप्ताहिक बैठकें करता है। और तो और जब कोरोना आया था, पहली दूसरी वेव या ओमिक्रॉन की वेव, तब निश्चित रूप से हमारे ही कार्यकर्ता रोड पर नजर आए। कोई सफ़ेद टोपी नजर नहीं आई दिल्ली में, जबकि सत्ता में केजरीवाल की पार्टी थी। लेकिन ये काम कौन कर सकता है? जिसने राष्ट्र की सेवा का जिम्मा लिया हो वही कर सकता है। जिन्होंने केवल सत्ता प्राप्त करनी हो, फ्री की डीटीसी बसें करके, चाहे बिजली हाफ पानी माफ करके, जो ऐसे लोग हैं उन्हें केवल सत्ता से मतलब होता है, उन्हें सेवा से मतलब नहीं होता। हमारे आदर्श डॉक्टर हर्षवर्धन हो और चाहे आज कहूँ तो नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं के आदर्श हैं, 18 घंटे काम करते हैं। और आपने देखा होगा भी, संत रविदास जी की जयंती पर सिर्फ 1 घंटे पहले प्रधानमंत्री जी पूछते हैं हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी को, दुष्यंत जी आप रविदास जयंती पर कहाँ जाते हो सुबह? और उन्होंने बताया कि वहाँ करोल बाग में जहाँ संत रविदास जी रुके थे, उस कुटिया पर हम जाते हैं और शबद कीर्तन करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आ रहा हूँ। 1 घंटे में जाने के बाद उन माताओं बहनों के बीच में जो झांझ बजाई, वो माताएं बहनें सोच रही थी कि ये सपना है या सच है जी। और उसका बहुत सारे विरोधी दलों ने क्रिटिसाइज किया। अरे ये क्या है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री देखो जी, वो कीर्तन में जाना चाहिए था क्या? मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने सिद्ध किया है मैं एक साधारण इस भारत का नागरिक हूँ जी। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। अब दूसरा विषय आता है, अभी आपको पता लगा होगा कि विनोद नगर वार्ड से
अभी जो सबसे ज़्यादा घनिष्ठ थी आजकल सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो ऐसा चल रहा है जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने उनको झप्पी डाली हुई है, रंग लगे हुए हैं, और वो सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ी है जी। ये जो अभी आप कविता जी कह रही थी ना कि मेला लगा हुआ है, अब सच मानिए ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इस प्रचार में लग रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने कहा है बस विज्ञापन करो विज्ञापन करो विज्ञापन करो, काम मत करो। ठीक है, आप कहते हैं काम नहीं हो रहा है, काम किया है भाजपा ने किया है। 15 साल दिल्ली ने आपको मौका दिया, दिल में बसाया। अगर इस बार की बात करें तो क्या कुछ आप नया करेंगे? क्योंकि फंड होता नहीं है, कर्मचारी रो रहा है, नया कुछ मिल नहीं पा रहा है। कहते हैं कि कूड़ा 2 टाइम उठेगा, लेकिन एक्चुअल में कूड़ा आज भी पड़ा हुआ है गलियों में। देखिए, निश्चित रूप में आप ठीक कह रही हैं कि कूड़ा पड़ा हुआ है। जब आपने पीछे देखी थी और लगभग 15 दिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी जी, तो दिल्ली का क्या हाल था, और आपने देखा कि जैसे ही हड़ताल खत्म हुई रातों रात कूड़ा वहाँ से हटाया गया। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप अपने चैनल के साथ किसी वार्ड में चलें, हमारी पूर्वी दिल्ली ने पहल की है कि रात को भी कूड़ा उठता है जी। रात को टिपर जाते हैं, दुकानदारों से कूड़ा मांगते हैं, ठीक है, और कूड़े को ले जाकर कंपैक्टर पे डालते हैं। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि निगम ने क्या किया है। निगम ने प्रचार और विज्ञापन नहीं किए जी। निगम ने आज पूर्वी दिल्ली को ढलाव मुक्त बनाया है। पहले आपने देखा होगा कूड़ा फैला पड़ा है, वहाँ पर कुत्ते लगे हुए हैं, गाय वहाँ पर कूड़ा खा रही हैं, लेकिन आज आपको कहीं नहीं दिखता होगा कॉम्पैक्टर लगा के और सभी ढलावों को, और तो और नहीं सर, सभी नहीं हुए हैं, अभी कुछ गिनतियां बाकी हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको जी। अभी तक 36 कॉम्पैक्टर लगे हैं, ठीक है, और टोटल 147 ढलावों में से लगभग 70 ढलाव हमारे खत्म हो चुके हैं। हाँ, ठीक है, 100% नहीं कहा मैंने जी। लेकिन ये पहल जो हुई है, ये एमसीडी ने दिल्ली के अंदर से, पूर्वी दिल्ली के अंदर से ये कूड़े की जो परेशानी थी, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, शकरपुर वार्ड जी। आप उस दिन आई थी जिस दिन हमारे माननीय सांसद गौतम गंभीर जी ने जन रसोई का उद्घाटन किया था जी। पूरा शकरपुर रुमाल रखकर नाक के ऊपर निकलता था, वो ढलाव बंद हुआ और आज वहाँ जन रसोई चल रही है, और वहाँ 11 बजे से 2:30 बजे तक, 3 बजे तक हमारे सांसद गौतम गंभीर जी की ओर से वहाँ गरीबों को भोजन दिया जाता है, 1 रुपए की थाली जी। अब आप सोचिए कि उस शकरपुर वार्ड में इतनी निजात मिली है, इतना अच्छा लगता है लोगों को, ये कलंक खत्म हो गया, ठीक है। अभी लेटेस्ट अभी किशन कुंज वार्ड में जी अभी ढलाव बंद हुआ है जी, वहां एक जन रसोई खोल रहे हैं जी। सांसद जी, एक सवाल उठ करके आ रहा है, सांसद जी ने कहा था कि 10 विधानसभाओं में 10 जन रसोई खुलेगी, लेकिन ये जो किशन कुंज वाला मामला है ये उसी विधानसभा से, लक्ष्मी नगर से, क्यों नहीं विश्वास नगर, शाहदरा की या अन्य किसी विधानसभा में खोली गई? मैं आपको लास्ट भी वही थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। विश्वास नगर में हम जगह तलाश रहे हैं जहां हमारे क्लस्टर हैं, जहां झुग्गी बस्ती है, ठीक है। विश्वास नगर में अधिकतर सोसाइटियां हैं, अधिकतर पॉश कॉलोनी है विश्वास नगर में जी। केवल विश्वास नगर वार्ड को छोड़ दें, विधानसभा में अधिकांश सोसाइटीज, विहार सारे वो हैं, ठीक है, बिल्कुल। इसलिए किशन कुंज में खोलने के लिए एक बात और कहना चाहता हूं, सांसद जी ने विशेष रूप से इसको खोला है जी, और ये रमेश पार्क पे खोला है। जब आप जैसे पत्रकार ये कहते हैं कि आपके यहाँ मुस्लिम समाज की कोई सुनवाई नहीं है, अब सच मानिए ये रमेश पार्क पर सबसे ज़्यादा फायदा मुस्लिम समाज को मिलेगा, क्योंकि उन्हीं के नियर बाय ये ढलाव था। इस ढलाव को ख़त्म किया है
और इसके बाद इसमें रसोई चालू की जा रही तो सीमापुरी का इलाका क्यों नहीं लिया, जो ओल्ड है। सीमापुरी निश्चित है? वो हमारी गिनती में है, जी लेकिन अभी एक साथ नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। सांसद जी ने कहा है मेरे अगले चुनाव से पहले जी मैं अपने पूरे संसदीय क्षेत्र में जी मैं हर विधानसभा में एक जन रसोई खोलूंगा। जी और आपको ये भी पता होगा कविता जी जी कि सारा का सारा ऑन पॉकेट सांसद जी फाउंडेशन के तहत जाता है, अपने फाउंडेशन से सरकारी पैसा नहीं लगाते। जी लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, अभी आपने कहा कि केजरीवाल जी का विषय किया। केजरीवाल जी को हम घेरने की अब आवश्यकता हमें है नहीं। केजरीवाल जी घिर गए अपने आप अपने कर्मों से। जी मैं तो कहता हूं कि मेरे गृह मंत्री, मेरे प्रधानमंत्री देशद्रोह का जी मुकदमा दायर करें और इसकी जांच करवा के दोषी पाए जाने पर वही हाल करें जो एक देशद्रोही के साथ होता है। आप आतंकियों से मिल रहे हैं, आप कुमार विश्वास ने चैलेंज किया है, अब चुनौती स्वीकार करें ना। ठीक है आप राघव चड्ढा को, जो मैंने अभी एक वीडियो में सुना है जी कि वो आपके कुछ परिवार में जुड़ने वाले हैं, जी कोई नाता संबंध आपसे जुड़ने वाला है, जी जिनको फार्म हाउस जिन्होंने पंजाब में खरीदा है। अब आप उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीसी में भेज देते हैं। आप तुरंत स्वीकार कीजिए, आपके मन में खोट नहीं है। आइए कुमार विश्वास जी, किसी भी ओपन डिबेट में आ जाइए, पत्रकारों को बुला लीजिए, सभी चैनलों को, वहां पर वो अपने सबूत देंगे या अपने सबूत देंगे। लेकिन सच्चाई यही है जी कि केजरीवाल जी वो रातों रात जैसे मुख्यमंत्री बने हैं, अन्ना जी की कमर पे चढ़ के, जी कंधे पे चढ़ के, वैसे ही प्रधानमंत्री। लेकिन वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं कि अगर पंजाब अलग हो जाएगा, अलग राष्ट्र हो जाएगा, तो पहला उसका प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। ठीक है। और यही कुमार विश्वास ने कहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आपकी भूख दिल्ली की सेवा करने की नहीं है, इस देश को तोड़ने की है। जी रामकिशोर जी, जिस तरह से महिलाओं ने आपके इस आंदोलन को, जो शराब मुद्दे पर दिल्ली प्रदेश ने और आपने भी, आपके जिले में भी लगातार उस पर आंदोलन हुए और प्रदर्शन भी हुए, हाथों हाथ लिया, महिलाएं सपोर्ट कर रही हैं, लगता है उससे निगम चुनाव पर बहुत फर्क पड़ने वाला है? देखिए, जिन बहनों को 10 रुपए की टिकट फ्री की इन्होंने डीटीसी की, जी बहनों को लगा कि हमारे बारे में चिंता की, लेकिन 10 रुपए की टिकट देकर फ्री, आपने तो उनके साथ ये जो शराब के ठेके, 850 ठेके और हर होटल में शराब पीने का तरीका सिखाना। जी अभी ये जो विषय चल रहा है, हम कल 3000 कार्यकर्ता निर्माण विहार जी मेट्रो स्टेशन से और सचिवालय तक जाएंगे मशाल जुलूस के रूप में। जी आज हमारे कार्यकर्ताओं ने, युवा मोर्चा ने, ओबीसी मोर्चा ने, हमारे महिला मोर्चा ने, इन मोर्चों ने अभी बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं। ठीक है। और हम 28 तारीख तक लगातार करेंगे। और केजरीवाल को ये चुनौती दे रहे हैं कि आप आइए और हमारे सामने ठीक है। बैठ के डिबेट कर लीजिए, आप दोषी हैं। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जब तक केजरीवाल जी को हम कहीं ना कहीं जांच के बाद, जैसे ही वो अगर दोषी पाए जाएंगे, हम उनको इस पर दिल्ली का मुख्यमंत्री रहने नहीं देंगे। रामकिशोर जी, आपके जिले पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अब ऐसे में आपके पास कार्यकर्ता बहुत हैं। अभी चर्चा में भी आपने कहा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी है ये। ऐसे में जाहिर सी बात है कि टिकट की दावेदारी के लिए नाम भी आगे से आगे आ रहे होंगे। क्या लग रहा है इस बार किस तरह से लोगों का चुनाव होगा? उस उम्मीदवार का चुनाव करेगी पार्टी? क्या पिछली बार की तरह बिल्कुल नए चेहरे उतार दिए जाएंगे, या युवा को, जैसे कि केजरीवाल ने कहा है कि सोर्स नहीं चलेगी उनके यहाँ पर, या फिर युवा चेहरा आएगा? क्या कुछ रणनीतियां आप लेकर के आएंगे इस बार? देखिए, मैं केजरीवाल हो, कांग्रेस हो, मैं उनकी तरह तो कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा निर्णायक मंडल है वो तय करता है। ठीक है। अभी कोर ग्रुप की बैठक हुई, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई कि हमने कैसे कैसे इस चुनाव को आगे बढ़ाना है, कैसे चुनाव लड़ना है। ठीक है। अभी मैं आपसे कहूं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं कि हमारा जो भी उम्मीदवार होगा वो कार्यकर्ता होगा, जिसने काम किया होगा, जो जीतने वाला चेहरा होगा, हमारा उम्मीदवार वो होगा। कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा कि कोई पैसा देकर टिकट ले आए,
कोई किसी की सिफारिश से टिकट ले आए, कोई किसी का भाई भतीजावाद हो, परिवारवाद हो, ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा। जो काम कर रहा है, जो डिजर्व कर रहा है, चाहे वो बहन है हमारी महिला और चाहे हमारा पुरुष कार्यकर्ता, लेकिन टिकट उसको मिलेगा। और मैं इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को गारंटी से कहता हूं कि जब टिकट के अनाउंसमेंट होगी तो 70% कार्यकर्ताओं की एक्सेप्टेंस होगी कि हाँ, हमें उम्मीदवार बहुत अच्छा मिला है। और निश्चित रूप से मैं आपको दिखाऊंगा, पिछले चुनाव में आपको याद करवाता हूं, तो सब लोग बोल रहे थे इस बार निगम नहीं जीतेंगे, निगम नहीं जीतेगी बीजेपी, लेकिन थंपिंग मेजॉरिटी से जीती और हमारे जिले में 19 में से 18 वार्ड जीते हम। रिकॉर्ड रहा और रिकॉर्ड रहा दिल्ली के अंदर। और मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चौथी बार दिल्ली में म्युनिसिपैलिटी में अपनी सरकार बनाने जा रही है। सर, एक मुद्दा एक और चल रहा है कि क्या वार्ड जंपिंग हो सकती है? आपने साफ तौर पर कहा कि पैसा नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, सिफारिशें नहीं चलेंगी और अलग अलग स्टेजेस में जाकर के नाम डिक्लेयर होते हैं। क्या वो अगर कई वार्ड्स पर, क्योंकि रोटेशन इस हिसाब से जो कि सोच से परे थी और उसमें आपके वार्ड्स भी आते हैं, क्या ऐसे में कुछ वार्डों पर ऐसी चर्चा की जा सकती है कि बाहर से कोई चेहरा या नई पार्टी से, अन्य पार्टी से आए हुआ लेटेस्ट का कोई चेहरा उतार दिया जाए? देखिए, हमारा एक ही मापदंड होगा कि चुनाव जीतने वाला चेहरा। ठीक है, हम पहली प्राथमिकता उसको देंगे और ये जो मानक है ये तय करेगा जी हमारा कोर ग्रुप, हमारी चुनाव समिति। ये मेरा अधिकार नहीं है जी। मेरा अधिकार इतना है कि मैं अपने हाईकमान को उन कार्यकर्ताओं के बारे में अवगत करवाऊं जो जीतने वाले हैं, जो ग्रास रूट लेवल पर जमीनी काम करते हैं, 24/7 संगठन के लिए लगे रहते हैं। मैं उनकी सिफारिश करूं, मेरा इतना दायित्व है, मेरा टिकट देने का दायित्व नहीं है। सर, आप उस सवाल का जवाब देने से बचेंगे मुझे लगता है, लेकिन मैं फिर भी वो सवाल करूंगी। शकरपुर आपका गृह मंडल है, पार्टी अगर आपको मौका देगी तो चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये पार्टी का निर्णय रहता है जी। मैं आज तक नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ा हूँ जी, जबकि मैं 1980 से भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। जहाँ मुझे मेरे अधिकारी बताते हैं काम करता हूँ। और अभी भी मेरी प्रायोरिटी शाहदरा जिले को दिल्ली में प्रथम बनाना है। मेरी प्रायोरिटी, मेरी प्राथमिकता ये नहीं है कि मुझे बस निगम टिकट मिल जाए, मेरी पार्टी भाड़ में जाए। मेरा ये विषय नहीं है। मेरा विषय है मेरी पार्टी जीतनी चाहिए। मेरे को टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी ये कोई बड़ा विषय नहीं है। बड़ा विषय है कि मैं पिछले परिणामों को दोहराऊं और पार्टी को मैं कम से कम 19 में से, जब वश से वश पोजीशन हो तो 15, नहीं तो मेरा लक्ष्य रहेगा कि 19 में से 19 वार्ड जीतकर मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने जिले का नाम ऊंचा करूं। ऐसी मेरी सोच है। अंतिम मेरी आपसे ये सवाल रहेगा, एक रिक्वेस्ट मैं लगातार 25 जनवरी के बाद दर्शकों से कर रही हूँ कि पार्टी वो कोई भी चुने। ठीक है, रामकिशोर जी ने कहा कि भाजपा अच्छा काम कर रही है, मैं अभी भी वही कहूँगी, दोहराऊंगी अपने शब्द। पार्टी कोई भी हो, उम्मीदवार कोई भी हो, जिसे भी आप पसंद करें, पर 100% वोटिंग लक्ष्य रखें और बाहर निकलें। सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देश इतने सालों से, आज हम आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी 100% वोटिंग से कहीं ना कहीं कतराते हैं। चर्चा राजनीति की करते हैं, कमियां सब में निकाल देते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की बातों पर, वोट देने से बचते हैं। आपका इतना बड़ा कैडर है, आप इस पर किस तरह से काम करेंगे? देखिए, हम जब चुनाव प्रचार करते हैं तो हर बैठक में हम एक बात कहते हैं कि बुलेट पर बैलेट भारी है। आपका एक वोट आपके क्षेत्र, आपके गली, आपके मोहल्ले और आपके देश, आपकी दिल्ली को आपके अनुरूप बनाता है। जैसा आप जनप्रतिनिधि चुनकर लाएंगे, वोट करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको उसका 5 साल लाभ मिलेगा। जो लोग वोट नहीं करते, 5 साल कुछ ना कुछ बुराई करते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, अरे कोई काम नहीं हो रहा, कोई ऐसा नहीं हो रहा, तो हमको जब वोट करेंगे तभी तो। आज मोदी जी को अगर लोगों ने वोट किया तो वो बन गए प्रधानमंत्री और आज हमारे देश का नाम पूरे संसार में गूंज रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई ना कोई चुनाव आयोग को हर चुनाव के लिए एक कानून बनाना चाहिए कि यदि आप वोट नहीं करेंगे और हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो ऐसे लोगों की कोई सब्सिडी है वो काट दी जाए। ठीक है, उन पर कोई ना कोई कार्रवाई की जाए, उन पर नोटिस भेजा जाए। वोट अब सबको करना चाहिए,
इसके लिए, क्योंकि भारत में प्राय देखा है लोग अपने एक्सीडेंट की वजह से हेलमेट नहीं पहनते, केवल चालान की वजह से पहनते हैं। ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि हम करोड़ों की जान को 200 रुपए के हेलमेट को इसलिए पहनते हैं, 300 रुपए के हेलमेट को, कि हमारे को चालान ना भरना पड़े। सिर की चिंता नहीं करते कि हमारा सर अगर ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। इसी प्रकार हम पोलिंग नहीं करते, इसलिए नहीं करते कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, 3 दिन पिकनिक जाएंगे, क्या है, वोट ही तो है। वोट नहीं है, ये हमारे 5 वर्ष के लिए ये तय करेगा कि जिसको हम चुनकर लाएंगे वो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा, हमारे को सुख शांति देगा। इसको सोचेंगे तो हमको 100% लोगों को मतदान करना चाहिए। देखा कितनी खुलकर की बात हुई, चर्चा हुई पूरी राजनीति की। आप भी पूरी चुस्की लेते हैं ना राजनीति की, तो क्यों नहीं वोट करने जाते? पूरे एक इंटरव्यू का एक ही मात्र उद्देश्य है आपसे कहने का कि बाहर निकलें और वोटिंग करने जाएं। इस बार एमसीडी चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करें, जो भी पार्टी पसंद हो, जो भी उम्मीदवार पसंद हो। और हाँ, जिला अध्यक्ष जी ने तो साफ कह दिया है कि पुनः भाजपा जीतने वाली है और रिकॉर्ड तोड़ इस बार जिले में, इनके शाहदरा जिले में भी बीजेपी आएगी। देखते रहिए नमामि डिजिटल।